विनायका इंस्टीट्यूट स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है सभी का विनायका इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, क्लास 12th कॉमर्स में यूपी बोर्ड के इस कड़ी में हम लोग सबसे पहला जो चैप्टर्स है वो अकाउंटेंसी के पार्टनरशिप के बारे में चर्चा करेंगे। आज इस वाले पहले लेक्चर में हम लोग पार्टनरशिप के देखेंगे कि साझेदारी किसे कहते हैं, यानी साझेदारी के क्या क्या, इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि साझेदारी के क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं और इस आगे के टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि इंट्रोडक्शनल पार्ट देखेंगे स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने आपको बताया जो कि सिलेबस क्या था। सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सबसे पहला टॉपिक है वो आपका है पार्टनरशिप साझेदारी का परिचय। इसमें सबसे अच्छा, जब भी हम लोग किसी साझेदारी फर्म की बात करते हैं तो हमारे मन में प्रश्न उठता है कि भाई साझेदार कौन होगा, यानी किसे हम लोग साझेदारी कहेंगे, किसे हम लोग पार्टनरशिप कहेंगे। तो इस क्वेश्चन के जवाब के लिए देखिए, साझेदारी अधिनियम 1932 बना। साझेदारी अधिनियम एक्ट आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि साझेदारी अधिनियम कब बना, तो साझेदारी अधिनियम कब बना, 1932 में बना स्टूडेंट्स। अब इस साझेदारी अधिनियम बनने के बाद अब हम लोग देखेंगे कि साझेदारी अधिनियम के अकॉर्डिंग बहुत सारी डेफिनेशन आपके किताबों में दी गई है कि साझेदारी क्या है, उसके बारे में क्या है। बहुत सारे राइटर्स ने अपनी अलग अलग तरीके से परिभाषा साझेदारी की दी है। एक बात और, इससे पहले कि हम चैप्टर्स को स्टार्ट करें, हम बता दें कि साझेदारी का जो चैप्टर्स है वो काफ़ी लंबा चैप्टर्स है, जिसमें 4 पार्ट आपको हमने सिलेबस में ही बता दिए हैं, जिसमें आपको परिचय पढ़ना है, उसके बाद उसका एडमिशन पढ़ना है साझेदारों का, उसके बाद रिटायरमेंट की बात करेंगे हम लोग, और रिटायरमेंट की बात करने के बाद हम लोग किसकी बात करेंगे, लास्ट में हम लोग विघटन की बात करेंगे। तो काफ़ी लंबी जर्नी है इसकी, तो आप पेशेंस बना कर रखिएगा और हर एक टॉपिक को स्टूडेंट समझते चलिएगा। ये नहीं कि हम एक टॉपिक को बहुत जल्दी ले भाग जाएं, क्योंकि जैसे ही आप इस सारी चीज़ों को स्किप करना शुरू करेंगे, आपका जो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम क्वेश्चंस कराएंगे वो गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए स्टूडेंट इसको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, अति लघु यानी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो उन सारी चीज़ों के लिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं स्टूडेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साझेदारी। देखिए, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशंस हम लोग बात करेंगे 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का ऐसा समूह। अच्छा, इन्हीं परिभाषाओं से अब एक बात और समझ लीजिए कि जब भी किसी विशेषता निकलती है, किसी की विशेषता, फीचर्स या लक्षण निकलते हैं, तो उसकी परिभाषा में से ही निकलते हैं स्टूडेंट। यानी अगर हम साझेदारी की विशेषताओं की बात करेंगे तो डेफिनेटली साझेदारी की जो विशेषताएं होंगी वो इन्हीं परिभाषा से निकलकर आपके सामने आएंगी। तो परिभाषाओं को अगर हम समझ लेंगे तो हम विशेषताओं को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का ऐसा समूह। तो पहला पॉइंट आपको क्या मिल गया कि साझेदारी में कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए, 2 व्यक्ति होने चाहिए। ठीक है, कितने व्यक्ति, 2 व्यक्ति होने चाहिए। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का ऐसा समूह जो ऐसे व्यापार के लाभ को बांटने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ध्यान रखिएगा, यानी अगर मान लीजिए कि 3 साझेदार हैं, ए, बी और सी। कौन कौन साझेदार हैं आपके, ए, बी और सी। 2 या 2 से अधिक हो गए, यानी मिनिमम 2, अधिकतम की बात हम लोग बाद में बात करेंगे, जब हम लोग फीचर्स में आएंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। तो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का ऐसा समूह जो ऐसे व्यवसाय के लाभ को, याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जुड़ गए और वो क्या कर रहे हैं, वो इस काम मतलब और किसी वजह से जुड़े हुए हैं, तो उनका जो उद्देश्य होना चाहिए वो व्यावसायिक होना चाहिए। तो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का ऐसा समूह जो ऐसे व्यापार के, बिजनेस के, किसको, प्रॉफिट को, किसको स्टूडेंट्स, प्रॉफिट को। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का ऐसा समूह जो ऐसे व्यवसाय के लाभ को क्या करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, बांटने के लिए इकट्ठा हुए हैं, जिन्हें वे सब चला रहे हो। वे सब चलाने का मतलब स्टूडेंट, जैसे ए, मान लीजिए वे सब चलाने का मतलब ए, बी और सी तीनों मिलकर चला रहे हो। पहला चीज, उनमें से कोई एक चला रहा हो, या देखिए वे सब चला रहे हो या उनमें से कोई एक चला रहा हो। कोई एक चलाने का मतलब हो सकता है केवल ए चलाए, हो सकता है केवल बी चलाए, हो सकता है केवल सी चलाए। ठीक है, उनकी ओर से कोई चला रहा, तो जरूरी नहीं है कि ये सब ये भी नहीं चलाएं। ये इसके अलावा इन्होंने डी को दिया और वो ये ए बी सी ने कहा कि भाई डी आप इस बिजनेस को चलाइए। देखिए स्टूडेंट्स, अभी हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे तो आपको वो सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ऐसा क्यों होगा, अब आप कहेंगे कि जब ए बी सी लोग काम ही नहीं कर रहे हैं, वो लोग पार्टनरशिप में कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो वो पार्टनर्स कैसे।
तो स्टूडेंट्स, जब हम लोग पार्टनर्स के बारे में बात करेंगे, साझेदार के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे नाम मात्र का साझेदार हो गया, इसके अलावा क्या कहते हैं वर्किंग पार्टनर्स हो गया, कार्यशील जो साझेदार है वो हो गया। तो अलग अलग जो पार्टनर्स होते हैं उसके बारे में जब हम लोग चर्चा करेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि जो वर्किंग पार्टनर होगा, जो काम करे, वही पार्टनरशिप में पार्टनर्स बनेगा। जैसे सोचिए कि ए के पास पैसा है, बी के पास काम करने की क्षमता है और सी जो है वो कुछ नहीं करेगा। सी का नाम है, तो क्या सी पार्टनर्स नहीं बन सकता? बन सकता है। ए के पास पैसा है, ए पैसा लगा दिया, बी के पास काम करने की क्षमता है, बी कार्यशील पार्टनर्स हो गया, और सी के पास नाम की है तो वो सुषुप्त पार्टनर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो जिसके पास जिस तरीके की क्षमता होगी वो अपनी उस क्षमता को लाकर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स बन सकता है। तो यहाँ पर क्या है, इसीलिए इस परिभाषा में ध्यान से देखिएगा क्या कहा गया है कि वे सब चला रहे हों। वे सब चलाने का मतलब स्टूडेंट्स ए, बी और सी तीनों कुछ ना कुछ कर रहे हैं, वे सब चला रहे हों, उनमें से कोई एक चला रहा हो, उनमें से कोई चलाने मतलब कि भाई केवल ए अकेला चला है, बी और सी ने केवल पैसा दे दिया। हो सकता है बी चला रहा हो सकता है ए और सी ने पैसा दे दिया। सी चला रहा हो सकता है ए और बी ने पैसा दिया है, सी को कहा कि भाई आप इस बिजनेस को देखिए। मान लीजिए कि ए, बी, सी तीनों लोग नहीं चला रहे हो, तीनों लोग ने केवल पैसा लगा दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, हम केवल क्या करेंगे, पैसा लगाएंगे। उन्होंने एक व्यक्ति डी को नियुक्त कर दिया और वो मिलकर वही उस बिजनेस को चला रहा है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो वर्किंग पार्टनर हो, कार्यशील साझेदार हो इसके लिए। ठीक है, तो एक बार परिभाषा देख लेते हैं फिर से। दो या दो से अधिक व्यक्तियों का ऐसा समूह जो ऐसे व्यवसाय के लाभ को बांटने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ऐसे व्यवसाय के लाभ को बांटने के लिए यानी सीधी सी बात है कि कोई बिजनेस बिना हुए नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि जब तक आप बिजनेस नहीं होगा तो बांटेंगे क्या? ऐसा थोड़ी ना है कि हम किसी पिकनिक मनाने के लिए हम साझेदार बन गए हैं, ऐसा नहीं होगा। व्यवसाय होगा और व्यवसाय का उद्देश्य कैसा होगा? लाभ कमाना होगा। याद रखिएगा, इसीलिए जब हम सिलेबस में बता रहे थे तो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में साझेदार नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का जो उद्देश्य होता है वो लाभ कमाना नहीं होता। ठीक है, तो लाभ कमाने के उद्देश्य से आपने व्यवसाय की परिभाषा में ही देखा है कि लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया कोई भी कार्य क्या कहलाता है? व्यवसाय कहलाता है। तो भाई जब भी कोई साझेदार किसी साझेदारी फर्म में प्रवेश करता है तो वो व्यवसाय का उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना होता है। अगर लाभ कमाना नहीं हुआ तो उनके द्वारा किया गया जो काम है वो व्यवसाय नहीं कहलाएगा। ठीक, तो दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, एक व्यवसाय यानी कोई बिजनेस होना चाहिए और उस व्यवसाय का उद्देश्य क्या होना चाहिए? लाभ कमाना होना चाहिए। और इस लाभ के बाद उसको बांटने के लिए यानी वो चला कौन रहा है? वो हो सकता है कि जितने पार्टनर्स हैं वो सब चला रहे हो स्टूडेंट्स, और हो सकता है उनमें से कोई एक चला रहा हो। ए, बी, सी हैं तो हो सकता है केवल ए चला रहा हो या केवल बी चला रहा हो या केवल सी चला रहा हो या इन सब की ओर से स्टूडेंट्स कोई एक चला रहा हो। ठीक है, तो ये आपका डेफिनेशन था, इसको आप कंप्लीट करिएगा। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग कुछ लक्षण पढ़ते हैं साझेदारी की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। ठीक है, तो देखिए पहली विशेषता क्या है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना। यानी तरीके से आप देखिए कि मिनिमम कितने पार्टनर्स होंगे? 2 पार्टनर होंगे। मिनिमम कितने पार्टनर होंगे? 2 पार्टनर होंगे। और मैक्सिमम कितने पार्टनर होंगे? मैक्सिमम कितने पार्टनर होंगे? 2 मिनिमम और मैक्सिमम 100, 50, मैक्सिमम 50। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट, साझेदारी अधिनियम के अकॉर्डिंग जो चेंजेस हुआ है। अच्छा, हम अभी आपको बता दें कि साझेदारी व्यवसाय में कितने साझेदार होंगे, इसकी जो परिभाषा है, इसका क्लेरिफिकेशन है, वो साझेदारी अधिनियम में नहीं किया गया है। यानी साझेदारी अधिनियम में ये नहीं बताया गया है कि कितने व्यक्ति कम से कम होने चाहिए। कंपनी अधिनियम में यानी कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग साझेदारी में साझेदारों की संख्या निर्धारित है। तो कंपनी अधिनियम के 2013 के संशोधन के अकॉर्डिंग, अच्छा हम फिर से इस बात को रिपीट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, इसको ध्यान दीजिएगा क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आएगा तो आप गलत कर देंगे। मान लीजिए साझेदारों की संख्या का निर्धारण,
साझेदारों की संख्या का निर्धारण। साझेदारों की संख्या का निर्धारण कंपनी अधिनियम में किया गया है, साझेदारी अधिनियम में नहीं। साझेदारों की संख्या कितनी होगी, यानी आपको ये पता है कि भाई कम साझेदारी में कम से कम कितने व्यक्ति होंगे, मिनिमम 2 व्यक्ति और मैक्सिमम 50। लेकिन जानते हैं एक बात और कि कंपनी अधिनियम 2013 के अकॉर्डिंग साझेदारी व्यवसाय में 100 व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या 50 निर्धारित की गई है। इस पॉइंट को आप समझ रहे होंगे कि साझेदारी की संख्या का जो निर्धारण है वो कंपनी अधिनियम अब क्या हो गया, 2013 हो गया। यानी साझेदारी में साझेदारों की संख्या का जो निर्धारण है वो कंपनी अधिनियम 2013 के अकॉर्डिंग है। और कंपनी अधिनियम 2013 ये कहता है कि किसी साझेदारी फर्म में मैक्सिमम 100 साझेदार हो सकते हैं, इससे लिमिट बियॉन्ड नहीं होगी। लेकिन वर्तमान में अभी इसकी संख्या कितनी निर्धारित की गई है, 50 निर्धारित की गई स्टूडेंट। तो आपके एग्जाम में अगर पूछेगा कि साझेदारी फर्म में अधिकतम संख्या कितनी है तो आप 50 ही लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वर्तमान में अभी कितनी निर्धारित है, 50 निर्धारित की गई है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50। तो साझेदारी व्यवसाय में कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए, 2 व्यक्तियों का होना अनिवार्य है। ठीक है, अगला क्या है, व्यवसाय का होना। कोई ना कोई बिजनेस जरूर होगा, बिना बिजनेस के। अभी हमने आपको बताया कि भाई ABC अगर फर्म में साझेदार हैं तो वो तब तक कोई भी फर्म साझेदारी नहीं होगी जब तक कोई वो व्यवसाय न हो। इसका मतलब कि डेफिनेटली सी बात है कि व्यवसाय होगा तभी पार्टनरशिप होगी। इसके बाद उनके बीच में कोई ना कोई अनुबंध होगा। क्या होगा, अनुबंध होगा। इसको अनुबंध को एक नाम और आप देते हैं, ठहराव होगा। देखिए, कहते हैं कि साझेदारी बिना समझौते के नहीं होती। साझेदारी, समझौता क्या है, ठहराव क्या, अनुबंध क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। बस हम आपको बता दें इस पॉइंट के अकॉर्डिंग अनुबंध का होना क्या है। कोई भी साझेदारी में हो सकता है कि भविष्य में साझेदारों के साथ क्या हो जाए, कोई ना कोई विवाद हो जाए। तो उस विवाद से बचने के लिए स्टूडेंट्स साझेदारी व्यवसाय में पहले से उनके बीच में गर्भित अनुबंध, जिसको हम लोग लिखित अनुबंध भी कह सकते हैं, वो कर लिया जाता है ताकि व्यवसाय को चलाने के लिए आसानी हो सके। और इसके ही लिए एक अगला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उसके बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है साझेदारी संलेख, यानी पार्टनरशिप डीड बनता है। कहते हैं कि साझेदारी का जो जन्म है वो भी अनुबंध के द्वारा ही होता है और साझेदारी का जो समापन है वो भी अनुबंध के द्वारा ही होता है। ठीक है, आपको पता है कि साझेदारी अधिनियम की स्थापना 1932 के अकॉर्डिंग होगी और उसका समापन भी उसी के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो अनुबंध का होना। अच्छा, अब प्रत्येक साझेदार अपनी फर्म का एजेंट होता है। क्यों? इसलिए होता है क्योंकि एक वर्ड है कि साझेदारी व्यवसाय में साझेदार के द्वारा किया गया कार्य ये माना जाता है कि साझेदारी फर्म के द्वारा किया गया है। इसीलिए प्रत्येक साझेदार अपनी फर्म का क्या होता है, एजेंट होता है। ठीक, जैसे सोचिए कि अगर मान लीजिए A, B और C, A, B, C ये फर्म में साझेदार हैं, तो A ने कोई काम किया है, A ने थर्ड पार्टी के साथ कोई समझौता किया है, A ने थर्ड पार्टी के साथ कोई समझौता किया है, भाई हम आपको इस तरीके का माल दे देंगे। तो ऐसी स्थिति में थर्ड पार्टी के साथ जो समझौता किया है ये माना जाएगा कि इस समझौते को किसने किया है, फर्म ने किया है। बाकी जो फर्म के साझेदार हैं वो इस बात से मुकर नहीं सकते कि हमने नहीं किया है, क्योंकि साझेदारी एक्ट में ये लिखा है कि कोई भी साझेदार अगर किसी तरह से कोई भी समझौता करता है या कोई भी कार्य करता है तो वो क्या होगा, वो ये माना जाएगा कि ये काम कौन किया गया है, फर्म के द्वारा किया गया है। तो प्रत्येक साझेदार अपनी फर्म का एजेंट होता है। फर्म का एजेंट होना मतलब, इसका मतलब कि वो जो काम किया जाएगा ये, अच्छा एक तरीके से समझिए कि वो प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो रिप्रेजेंट है, वो ये माना जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई एक स्कूल की तरफ से आप किसी परफॉर्मेंस में जाते हैं, आप अपने स्कूल की तरफ से किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं और वहाँ आप जीत जाते हैं, तो ये माना जाएगा कि आप नहीं जीते हैं, आपका स्कूल जीता है।
या हारे हैं तो आप नहीं हारे हैं, क्या हारा है, कौन हारा है, आपका स्कूल हारा है स्टूडेंट्स। तो ये कहा जाएगा कि प्रत्येक साझेदार अपनी फर्म का क्या होता है, एजेंट होता है। क्या होता है, एजेंट होता है। और हमने अभी बता ही दिया लाभ कमाने का उद्देश्य, क्योंकि कोई भी बिजनेस है तो बिजनेस जहाँ होगा वहाँ लाभ होना ही होना है। एक पॉइंट और हम यहाँ आपको समझा दे रहे हैं स्टूडेंट, कहता है कि कोई भी साझेदार अपने हितों का हस्तांतरण नहीं कर सकता। तो एक पॉइंट आता है हितों के हस्तांतरण पर रोक। हितों के हस्तांतरण पर रोक यानी कोई भी साझेदार अपने हित को, अपने प्रॉफिट को अन्य साझेदारों की सहमति के बिना ट्रांसफर नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि मान लीजिए कि राम, श्याम, मोहन, सरवन ये सब फर्म में साझेदार हैं और राम ये चाहता है या मोहन ये चाहता है, मान लीजिए मोहन ये चाहता है कि वो अपने प्रॉफिट को दूसरे को हस्तांतरित कर दे, दूसरे साझेदार को हस्तांतरित कर दे या किसी और थर्ड पार्टी को हस्तांतरित कर दे, तो मोहन ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए यदि वो अपने लाभ को किसी दूसरे को ट्रांसफ़र करना चाहता है तो इसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, अन्य साझेदारों की सहमति लेनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट क्या है, हितों के हस्तांतरण पर रोक, यानी कोई भी साझेदार अपने हित का हस्तांतरण अन्य साझेदारों की सहमति के बिना नहीं कर सकता। ठीक है, यानी जब तक अन्य साझेदार सहमत न हो जाएं तब तक वो अपने हित का हस्तांतरण नहीं करेगा। तो ये था आपका पार्टनरशिप और पार्टनरशिप की विशेषता। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में कि साझेदारी की डिफिनेशन बताइए, साझेदारी किसे कहते हैं, या साझेदारी की 3 विशेषता बताइए, या साझेदारी की 4 विशेषता बताइए। तो इन पॉइंट को आप क्या करेंगे, वहाँ पर संशोधित कर देंगे। और हमें ये भी पता है कि इन सारी चीज़ों से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से बनते हैं कि कितनी संख्या होगी। पहला क्वेश्चन हो सकता है निम्न में से साझेदारी की कौन कौन सी विशेषताएं नहीं हैं, ये क्वेश्चन हो सकता है। इसके अलावा साझेदारी की संख्या का निर्धारण कहाँ कहाँ किया गया है, साझेदारी की संख्या का निर्धारण कंपनी अधिनियम में किया गया है, न कि साझेदारी अधिनियम में। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारे तरफ से आज का पहला इंट्रोडक्शन पार्ट। अभी इस इंट्रोडक्शन पार्ट में ये लेक्चर नंबर 1 है, इंट्रोडक्शन का ये लेक्चर 1 है। पहला लेक्चर है इंट्रोडक्शन का। सेकंड लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इस, जैसे हमने आपको बताया अनुबंध का होना, तो इस अनुबंध में जो साझेदारी संलेख है वो क्या है, और इस साझेदारी संलेख के बाद उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये भी देखेंगे कि जब कोई साझेदार साझेदारी फर्म में आता है तो उसको उस फर्म से क्या क्या प्राप्त होता है और उसे उस फर्म को क्या क्या देना पड़ता है स्टूडेंट। ठीक है, तो अगले चैप्टर्स में, अगला लेक्चर नंबर 2 में हम ये सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे स्टूडेंट। तो हमें ये आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। तो इस पार्टनरशिप को ज़रूर से आप इसको स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। स्क्रीनशॉट जैसे आप ले लेंगे और आप इस कॉपी, आप जैसे जहाँ सिलेबस आपने नोट किया है उसके बाद आप स्टार्ट कर लेंगे और इसको नोट्स अपने कॉपी में अच्छे तरीके से बना लेंगे स्टूडेंट। तो ये था आज हमारा पहला लेक्चर पार्टनरशिप से। पार्टनरशिप का लेक्चर ये फर्स्ट लेक्चर है। अगला वीडियो आपको ऐसे ही मिलेगा। और अगर ये आपको अच्छा लगा है स्टूडेंट्स और आपको लगता है कि पार्टनरशिप में आपका कुछ भी नॉलेज बढ़ा है तो डेफिनेटली आप इस लेक्चर को अपने स्टूडेंट के साथ ज़रूर शेयर करिए और हमारे इस चैनल से बने रहिएगा ताकि क्लास 12 कॉमर्स रिलेटेड जितनी भी समस्या होगी स्टूडेंट्स वो आपको सॉल्व कर ली जाएंगी। आप देखिए, अभी आपको लगातार अब वीडियो मिलना शुरू होंगे और आप देखेंगे कि कितने बेहतर तरीके से आपकी पढ़ाई को हम लोग मैनेज करके आपके सामने रखेंगे स्टूडेंट। तो ठीक है, हमें आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिएगा। विनायका, जैसे ही आप विनायका इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल का एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और देना चाहते हैं कि यदि आप हमारे ऐप्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे विनायका इंस्टीट्यूट, तो आपको विनायका इंस्टीट्यूट के सेकंड में मिल जाएगा। आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। आपको फ्री स्टडी मटेरियल वहाँ पे मिलेगा, फ्री वीडियोस मिलेंगे, वो सारी चीज़ें वहाँ मिलेंगी।
आप ऐप को डाउनलोड करके भी उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और हमारे इस यूट्यूब चैनल को, विनायका इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो आपको मिल सकें। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आप सेफ रहिए, घर में रहिए, तब तक के लिए थैंक यू, शबा खैर, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।